बिहार में जो शराबबंदी हुई थी, इसे लेकर पूरे भारत में बिहार की प्रशंसा हुई थी। कारण यह था कि बिहार ने शराब को बंद करके इतिहास रच दिया था। लेकिन उसी इतिहास का वर्तमान ये है कि कागजों पर तो शराबबंदी हो गई, जितने भी ठेके थे उनको भी बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी शराब का संचालन बिहार में नहीं रुका। दुकानें बंद हो गई तो होम डिलीवरी की व्यवस्था हो गई। 300-400 ज़्यादा लगता है, लेकिन मिल जाता है। लोग खुलेआम पीकर राजधानी की सड़कों पर घूमते हैं। पत्रकारों को पकड़कर ये कहते हैं कि देखो, हमने अभी अभी शराब पिया है और कल भी पिएंगे। इन्हें पुलिस का डर भी नहीं है। ये लोग माइक पर कहते हैं कि पुलिस तो खुद इसमें इन्वॉल्व है, और अब तो पुलिस के इन्वॉल्व होने के खबर की पुष्टि भी हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की है। समीक्षा के बाद बाकायदा पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया है। वैसे 4 थानाध्यक्ष जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में शराब की बिक्री पर लगाम नहीं लगाया और उनके नाक के नीचे लोग शराब पीकर झूमते रहे, उन्हें सस्पेंड किया गया है। नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था कि शराबबंदी कानून का माखौल उड़ाने वाले अधिकारियों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय कठोर से कठोर कार्रवाई करे, और इसी कड़ी में मद्य निषेध कानून को सही से लागू नहीं करने पर, लापरवाही होने पर मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस मुख्यालय को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। शनिवार को समीक्षा की बैठक हुई थी और दूसरे दिन से ही गाज गिरना शुरू हो गया। बैठक के दूसरे दिन ही बिहार पुलिस के मुखिया एसके सिंघल के निर्देश पर एक साथ 4 थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जिन 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है, उनमें से एक है पटना के कंकरबाग थाने के थानाध्यक्ष। कंकरबाग थाना क्षेत्र के अशोकनगर में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी, जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने थानाध्यक्ष अजय कुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया और इनके खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। दूसरे हैं गंगा ब्रिज के थानाध्यक्ष पंकज कुमार। बिहार पुलिस मुख्यालय की दूसरी केंद्रीय टीम गंगा ब्रिज थाने के स्थित दियारा इलाके से भारी मात्रा में चल रही शराब की भट्टियों का खुलासा किया था, जिसके बाद इस बात को साबित किया गया कि पुलिस इस इलाके में शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। तीसरे हैं मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के अध्यक्ष दिनेश कुमार। चौथे हैं मीनापुर थाना अध्यक्ष अविनाश चंद्र। इनके इलाके में चुनाव के दौरान शराब और पैसा बांटने का वीडियो वायरल हुआ था और अब इन पर कार्रवाई हुई है। हालांकि यह भी बात है कि सालों में एक बार कार्रवाई हुई है और उसमें भी 4 जगह पर कार्रवाई करने भर से पूरे बिहार में होम डिलीवरी का सिस्टम समाप्त नहीं होगा। अब दूसरी खबर, बिहार में 90,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ होने वाला है। कोर्ट में चल रहे कई लंबित मामलों की वजह से ये भर्तियां अब तक लटक रही थी, लेकिन अब भर्तियों के लिए इंतजार खत्म हो सकता है। अगले महीने तक कोर्ट से क्लियरेंस मिलने की संभावना है। अगर कोर्ट का आदेश भर्तियों के पक्ष में आता है तो शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र दे देगा। बिहार में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बड़ी बदहाल स्थिति में है। अक्सर राजनीतिक मंचों से विपक्ष इस बात पर ताना कसता है कि राज्य में पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं ही नहीं, तो वहीं सत्ता पक्ष इस बात का ढिंढोरा पीटता है कि हमारे शासनकाल में शिक्षा की गुणवत्ता को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया गया है। इन सब बयानबाजियों के बीच कुछ छूट जाता है तो वो है बिहार का बदहाल शिक्षा व्यवस्था, और इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था के शिकार छात्र। नीतीश कुमार जब 2005 में बिहार की सत्ता पर आए थे, तब उन्होंने राज्य में पैसे की कमी को बताते हुए एक नई कैटेगरी को बनाकर शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू कर दी थी। उस समय शिक्षा मित्रों की बहाली इंटरमीडिएट के आधार पर हो रहा था। 2010 में केंद्र सरकार का शिक्षा से जुड़ा एक अधिनियम पास होता है, जिसमें टीईटी पास करना अनिवार्य हो जाता है, और यहीं से राज्य सरकार और राज्य भर के नियोजित शिक्षक के बीच तनाव शुरू हो जाता है और बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था बदहाली के और करीब पहुंच जाती है। अनेकों ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खराब है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बिहार में शिक्षकों की कमी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। इन सब के अलावा रिपोर्ट में इन चीज़ों का जिक्र भी है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अयोग्य शिक्षक बिहार में है। दिसंबर 2018 में CBGA यानी सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी और CRY यानी चाइल्ड राइट एंड यू नामक एजेंसीज की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 38.7% अध्यापक प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं थे। और इसी साल के सितंबर महीने में ये जानकारी सामने आई थी कि पूरे बिहार में शिक्षक के लगभग 2,75,000 पद खाली पड़े हुए हैं। ये संख्या देश भर के अन्य किसी राज्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। वहाँ लगभग 2 लाख पद खाली पड़े हैं और आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में उत्तर प्रदेश के मुकाबले लगभग 75,000 ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। अब तीसरी खबर, बिहार के सबसे लंबे एलिवेटेड सड़क का कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है।
इस उद्घाटन में एनडीए की नई सरकार के कई मंत्री शामिल थे। बिहार के दोनों मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे और ये सड़क दीघा से पटना एम्स के बीच बनाई गई है, जिसकी लंबाई 12.27 किलोमीटर है। कहा यह जा रहा है कि मात्र 8 मिनट में इस सड़क को पार किया जा सकता है। इसके निर्माण में करीब 1300 करोड़ का खर्च आया है और यह सड़क उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगी और उद्घाटन के साथ साथ लोगों की आवाजाही भी इस सड़क से शुरू हो गई है। हालांकि इस सड़क को लेकर एक सच्चाई ये भी है कि 2016 में सड़क का उद्घाटन हो जाना था, 13 में नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था और 3 साल बाद यानी कि अक्टूबर 2016 में इस पुल का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन बिहार में सड़क या पुल सही समय पर बन जाए, इसकी आदत हमारे सिस्टम को नहीं है। अब चौथी खबर, बिहार का चुनाव हो गया, सरकार भी बन गई और अब पार्टी के पास काफी समय है। इस खाली समय में पार्टी अपने हार जीत का आकलन कर रही है। कौन कहां से जीता, कौन कहां से हार गया और क्यों हार गया। जदयू ने अपनी 11 कमियों के बारे में बताया था, जिसकी वजह से पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने हारे हुए उम्मीदवारों को कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इन दोनों के बाद अब कांग्रेस सभी जिलों में कैंप लगाकर अपने हार की समीक्षा करेगी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ रही थी और 70 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा और इस हार के बाद कांग्रेस को आभास हुआ कि बिहार के लोग अब कांग्रेस से तौबा तौबा करने लगे हैं। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिलों में कैंप लगाकर हार पर समीक्षा की जाए। इस कैंप में सभी जीते हुए 19 विधायक के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता पहुंचेंगे। विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि पार्टी जिले में कैंप लगाने जा रही है। हर जिले में लगने वाले कैंप में एक और जहां हार को लेकर चर्चा होगी, तो वहीं दूसरी ओर संगठन की मजबूती और आगामी लोकसभा चुनाव पर मंथन भी होगा। पार्टी पर यह भी आरोप लग रहा था कि जितने भी टिकट चुनाव के दौरान बांटे गए, उनके उम्मीदवार का चयन सही से नहीं हुआ था। इस सवाल का जवाब देते हुए अजीत शर्मा ने कहा है कि जब भी टिकट बढ़ता है, जो लोग वंचित रह जाते हैं वो ऐसे आरोप लगाते हैं। पार्टी ने हर फैसला सोच विचार कर लिया था। पार्टी की हार हुई है, यह सच है और इसकी पार्टी समीक्षा करेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी फोकस करेगी और जिलों में कैंप लगाने के लिए तारीख तय किया जाएगा और 10 दिसंबर के बाद से कैंप लगना शुरू भी हो जाएगा। अब अंतिम और 5वीं खबर, पटना समेत बिहार के कई अन्य इलाकों में इन दिनों अपराधी दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आम लोग रात में राजधानी और पटना से जुड़ने वाले पुलों पर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। गश्ती के नाम पर पुलों पर एक औपचारिकता पूरी की जाती है और उसमें भी अधिकतर पुलों पर पुलिस फोर्स या गश्ती वाहन गायब रहता है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी रोजाना घटना को अंजाम आसानी से दे रहे हैं। शनिवार को कोतवाली थाना इलाके के चिड़ियाटार पुल पर लूटपाट के दौरान एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृत महिला शिक्षक अपने पति के साथ ऑटो से पटना जंक्शन की ओर जा रही थी। तभी पत्नी को अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस की गश्ती की पोल खुल गई। लेकिन हत्या के बाद चिड़ियाटार पुल पर पुलिस तुरंत पहुंच गई। आईजी संजय सिंह के आदेश पर पुलिस ने इस मामले को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया है, जो महिला के मर्डर में शामिल अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। इधर पुलिस के जांच में यह भी पता चला है कि हथियारबंद अपराधी पहले से ऑटो में बैठे हुए थे और जैसे ही ऑटो पुल पर पहुंची, अपराधियों ने लूटपाट के दौरान महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और रुपये, पर्स आदि सामान लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डेहरी ऑन सोन की रहने वाली महिला साइका परवीन डेहरी ऑन सोन में ही एक उच्च विद्यालय में शिक्षक थी, जबकि उनके पति इमरान सीवान स्थित बंधन बैंक में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर हैं। पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करवाने के बाद सबको उनके पति इमरान के हवाले सौंप दिया है। वहीं इमरान के बयान पर पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ जक्कनपुर थाने में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को दिए गए बयान में इमरान ने यह बताया है कि ऑटो में पहले से 2 यात्री बैठे हुए थे। ऑटो जैसे ही पुल से जंक्शन के लिए नीचे होने लगी तो चालक ने ऑटो रोक दिया। इसके बाद बैठे अपराधियों ने उनके कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर लूटपाट करना शुरू कर दिया। इमरान के पर्स में 2500 रुपये थे, जिसे इमरान ने उनमें से एक को दे दिया। दूसरा उनकी पत्नी का पर्स छीनने लगा। पत्नी ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। गोली बाईं आंख में जाकर लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद ऑटो चालक सहित दोनों अपराधी वहां से भाग गए। पुलिस ने घटनास्थल से ऑटो को जब्त किया है। इसमें दिक्कत यह है कि बिहार की राजधानी पटना में जब पुलिस गश्ती के बीच पैसे छीनने और लोगों का मर्डर किया जा रहा है, तो सरकार के दावे और सुरक्षा की गारंटी कहां चली गई, ये कहना मुश्किल है। आज इतना ही, धन्यवाद।